जाइए तो देखिए, कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा उसको पता करने के लिए हम एक रिएक्टिविटी सीरीज यूज करते हैं। और इस सीरीज का ही हम लोग नाम देते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। उसमें हाइड्रोजन के ऊपर के जितने एलिमेंट होंगे बच्चों वो हाईली रिएक्टिव होंगे, और उसके हाइड्रोजन के नीचे वाले लेस रिएक्टिव होंगे, मतलब मोर रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेंगे, लेस वाले कभी भी मोर को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो आपको कभी भी ये नहीं याद रखना है कि कौन किसको करेगा, आप उस सीरीज के थ्रू आराम से पता कर पाएंगे। और उस सीरीज को भी कैसे याद रखना है उसका भी मैं बड़ा प्यारा सा ट्रिक आपको बताऊंगा। तो अब आगे आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज जानने के लिए। अब दोस्तों हमने रिएक्टिविटी सीरीज को देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो एक वर्टिकल कॉलम टाइप का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें टॉप से बॉटम जाते समय जो एलिमेंट हैं या जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाती है। मतलब सबसे जो टॉप पे है वो मोस्ट रिएक्टिव कहलाएगा और जो बॉटम मोस्ट में है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी सीरीज़ है। तो इसको याद रखने का एक मैं बड़ा प्यारा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक आपका निकी नाम का पर्सन है, ठीक है, दोस्त है आपका। तो वो एक लेटर लिख रहा है, ठीक है, कि प्लीज़ सेंड लायंस, कैट्स, मंकीज एंड क्लासिकल जेब्रास इनटू निकीज लैब में उसको इनकी टेस्टिंग करनी है। ओके, अब देखिए उसके नीचे एक आप एलिमेंट याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैंने पूरा नाम इसलिए लिखा बिकॉज कीज मतलब उसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम। एंड ए से स्टार्ट है, दैट मीन्स कि दिस विल रिप्रेजेंट एल्यूमिनियम। क्लासिकल जेब्रा, आपको पता है क्लासिकल का मतलब पुराने जमाने की चीजें। पुराने जमाने की चीजें कैसी थी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसको ऐसे याद रखना क्लासिकल जेब्रा, क्योंकि जेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। तो क्लासिकल जेब्रा, क्लासिकल सी से आएगा वर्ड दैट इज कार्बन, और जेब्रा से हमारा आ जाएगा जिंक। इजी फ्रेंड्स। इनटू मतलब आयरन, IN से आयरन। निकीस, तो भैया इतना पार्ट लिखिए। निक मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है निकिल को। निकिल का अच्छा, इनका सिंबल तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। लिथियम का सिंबल हो गया Li, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। Al कार्बन, C जिंक, Zn आयरन, Fe निकिल, Ni। फिर बच्चों आता है लैब मतलब लेड है, ठीक है, लैब मीन्स लेड, दैट इज Pb। तो ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आया, दैट इज कार्बन। बच्चों कार्बन के ऊपर के जितने भी हैं वो S ब्लॉक एलिमेंट है, एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल, बस एक अलग आता है एल्यूमिनियम। और कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट है दे आर द ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, D ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अब इन सब के बीच में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट सामने आया जो पूरी सीरीज को डिवाइड करता है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर सारे रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव हैं, और बिलो हाइड्रोजन ऑल आर लेस रिएक्टिव। उससे मैंने आपको एक छोटा सा वर्ड यूज किया है, दैट इज छाप। इतना पूरा छाप, ठीक। तो छाप में बच्चों CHAAP था। ओके, तो इसको याद आपको कैसे करना है कि आपको फर्स्ट और P के लिए आप याद रखना, इसको PT कर दीजिए। छाप था, लास्ट में PT कर दिया। फर्स्ट और लास्ट में मतलब सेकंड लास्ट में UU लगाइए और इन दोनों में GG लगा दीजिए। तो ऐसे ही आपका जनरेट हो गया। ये कॉपर हो गया, ये मर्क्यूरी हो गया, और ये सिल्वर हो गया, एज वेल एज ऑरम गोल्ड हो गया। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वो कोड लिख रहा हूँ, CuHgAgAu और PT। अब इसमें बच्चों कुछ बातें कि जो प्लेटिनम होगा ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। प्लेटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि सबसे बॉटम में है और मैंने बोला ऊपर से नीचे जाने में रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। और जो सबसे टॉप में है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको पता हो कि क्यों कोई मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, कब नहीं करेगा।
तो दोस्तों इतना आप नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी में कुछ और नई बातें सीखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने रिएक्टिविटी सीरीज को तो बनाना सीख लिया, क्या कोड है उसको भी यूज़ करना सीख लिया। रिएक्टिविटी सीरीज से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पोटेशियम से लेकर सिल्वर तक के जितने भी मेटल्स हैं दे कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बस दो मेटल जो हाईली अनरिएक्टिव हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम, उन पे कोई ऑक्सीजन से इंटरेक्ट नहीं होता, इसलिए गोल्ड या प्लेटिनम पे लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पता है कोई ऑक्साइड का लेयर नहीं लगता, इसलिए उसका कलर वैसा ही बने रहता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है, तो आप यहाँ समझ लीजिए, आपने कहाँ से कहाँ तक की बात की, पोटेशियम से लेकर सिल्वर तक ऑक्सीजन से रिएक्शन पॉसिबल है। बट वही बात होगी कि पोटेशियम से लेकर यहाँ आपको हाइड्रोजन तक की बात की जाएगी, या जो भी हमारा लेड तक की बात हो रही है, तो ये रिएक्ट कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। तो पोटेशियम से लेकर लेड तक की जो एलिमेंट हैं वो डाइल्यूट एसिड से इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर है, और जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंसिडर करते हैं। बट उसमें भी एक लिस्ट है कि अगर आप एल्यूमिनियम को छोड़कर बाकी के जो ऊपर के एलिमेंट है, जो केवल किस ब्लॉक से हैं, एस ब्लॉक, मतलब एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, मीन्स पोटेशियम से लेकर मैग्नीशियम तक के एलिमेंट वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम को छोड़ देना है। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर मैं पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम, एक लिस्ट बनी है पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक की, और एक लिस्ट बनी है जिंक से लेकर आपकी मर्क्यूरी तक की। ओके, तो बच्चों जो पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक के जो मेटल होते हैं उनको हम उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, और ये जो मेटल्स हैं ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव मेटल्स हैं। वहीं कार्बन छोड़ दीजिए, तो यहाँ मैं लिस्ट लिख देता हूँ कहाँ से हम कहाँ गए, पोटेशियम से एल्यूमिनियम। बट बच्चों जो जिंक से लेकर मर्क्यूरी तक आ पाए, ये तीन कॉइन मेटल्स और एक्सपेंसिव मेटल्स को हमने हटा दिया, इनको छोड़कर जिंक से लेकर अगर मर्क्यूरी तक की बात की जाएगी तो उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। पहले मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है और उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है कार्बन या CO2 से। अब ये रिडक्शन क्या चीज़ है ये मैं आपको आने वाले इसी चैप्टर के वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों इसमें कहाँ से कहाँ तक हम गए, जिंक से लेकर मर्क्यूरी तक। एंड डियर स्टूडेंट्स, इनको हम लोग इनएक्सपेंसिव या लेस एक्सपेंसिव मेटल्स भी बोलते हैं। चलिए यहाँ तक की बातें अगर आप समझ पाएँ तो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अब हमको पता है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है। लाइक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव क्योंकि वो ऊपर है। पोटेशियम और मैं जिंक की कंपेयर करूँगा तो पोटेशियम हैज़ कैपेसिटी टू डिस्प्लेस जिंक बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके नेगेटिव पार्ट या जो भी उसके एनायंस बनेंगे उससे खुद कंपाउंड बना लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आयरन को इंटरैक्ट कराया है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो आपको पता है कॉपर सल्फेट का मतलब ही हम लोग नाम देते हैं ब्लू विट्रियोल। तो ये किस कलर का था, थोड़ा ब्लू कलर का था। अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज अभी अभी पढ़ी है, आयरन तो कॉपर के ऊपर पाया जाता है क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे था। याद आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज? तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि आयरन बड़े प्यार से कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। और आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, ग्रीन विट्रियोल। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट या लाइट ग्रीन कलर का रहेगा। किस कलर का रहेगा, लाइट ग्रीन। तो केमिस्ट्री में बड़ा प्यार से रंग चेंज होता है, कलर चेंज होता है। ब्लू कलर कन्वर्ट हो गया लाइट ग्रीन कलर में। सिमिलरली जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। तो हमको पता है जिंक तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो इमीडिएटली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा जो गैस बन के इवॉल्व हो जाएगी। और जिंक सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ भी आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। फिर से मैं रिएक्टिविटी सीरीज याद करता हूँ, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। मीन्स जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो वो बड़े प्यार से कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट का एक कंपाउंड बना लिया।
बट अगर बच्चे बात किया जाए कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, कॉपर का रिएक्शन अब जिंक सल्फेट के साथ हो रहा है, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो मैं समझूंगा यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, और कॉपर अगर जिंक से कम रिएक्टिव है तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जिंक को डिस्प्लेस कर सके। तो कब कौन सा रिएक्शन होता है, कब कौन सा रिएक्शन बच्चों नहीं होता है, ये बात अब मुझे लगती है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गई। इसलिए हमने इतना बड़ा रिएक्टिविटी सीरीज के कॉन्सेप्ट को सीखा, और वो हायर जब आप 11th-12th में साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ेंगे तब भी बहुत आपको वो हेल्प करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम कॉपर से करते हैं, तो हमको पता है जिंक के नीचे होता है कॉपर और कॉपर के नीचे होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के नीचे होता है सिल्वर, दैट मीन्स कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो बच्चों यहाँ तो रिएक्शन होने वाला है और हमें क्या मिलने वाला है, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर बाहर चले जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक बड़ा भाई होता है जिसको हम नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एल्डर ब्रदर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करता था, डिस्प्लेस करता था। यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट म्यूचुअली एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो हमने लिखा है दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हैं, म्यूचुअली एक दूसरे से चेंज हो जाना। जैसे आप कुछ सामान देते हैं और आपको कुछ सामान मिलता है, आप मनी देते हैं और कोई प्रोडक्ट या गुड्स आप अपने घर में ले आते हैं, तो एक्सचेंज हो रहा है प्रोसेस, आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमारा सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, वो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से जैसे इंटरेक्ट करेगा तो सिल्वर के पास क्या है, ये नाइट्रेट आयन, और सोडियम के पास क्या है, ये क्लोराइड आयन। तो सिल्वर सोडियम क्लोराइड के क्लोरीड से अटैच करके सिल्वर क्लोराइड बना देगा, वाइट प्रेसिपिटेट रहता है इसका, तो प्रेसिपिटेट है तो मैं नीचे कर देता हूँ, डाउन द बॉटम में जाके इकट्ठा होता है, और इसका नाइट्रेट रिएक्ट कर देगा सोडियम के साथ, तो ये बना लिया सोडियम नाइट्रेट। तो आपको अब बुरी बातें समझ में आ रही हैं कि इसका एक पार्ट उसके पार्ट से कवर किया, और मतलब मेटल ने एक दूसरे के कंपाउंड को पूरी तरह से एक्सचेंज करके नए नए प्रोडक्ट जनरेट किए। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ देख सकते हैं बेरियम के साथ क्लोरीन है और हाइड्रोजन के साथ सल्फेट है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट ही रहता है, प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट। और यहाँ बचा हुआ हाइड्रोजन इसके क्लोरीन से इंटरेक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट कर लेगा। सो सिंपल। लास्ट एक और देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर का रहता है, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करते हैं। मैंने बताया था बहुत स्मेल बहुत गंदा होता है, रोटन एग स्मेल है इसका। तो कॉपर इसके सल्फर से इंटरेक्ट करके कॉपर सल्फाइड जनरेट करेगा, और साथ ही साथ में यहाँ का हाइड्रोजन इसके सल्फेट से इंटरेक्ट करके H2SO4 बनाया। तो इस तरीके से आप लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा, अब देखिए हम नेक्स्ट रिएक्शन अपना ले रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो थोड़ा सा एग्जाम में कम पूछा जाएगा, बट समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब अगर आप लोग लैब में जाएंगे तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो समझना है कि क्या होता है प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड का आप एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, और व्हेन अ गैस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, या आप एक गैस को किसी एक्वस सॉल्यूशन वाले कंपाउंड से पास कराइए, ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड। बच्चे ये जो इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होता है, जो आप 1-2 दिन तक अगर आप छोड़ दें तो वो वहीं इनसॉल्युबल कंपाउंड मौजूद रहेगा, फर्दर सॉल्युबल नहीं होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जनरेट कर चुके रहेगा।
तो उस इनसॉल्युबल कंपाउंड को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट, और ये पूरी वोल फिनोमिना, पूरा जो मैकेनिज्म है वो कहलाता है प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये एक ऐसा टेस्ट ट्यूब है, ओके, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने पहले से सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है, ओके। समझ लीजिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन पहले से मौजूद है, और इसमें अगर मैं एक और ऐसा टेस्ट ट्यूब ला रहा हूँ जिसमें से, या मान लीजिए अलग से हमने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को लाके इसमें ऐड किया, तो ये जैसे ही सोडियम क्लोराइड आप देख पाएंगे ऐड होगा, तो लास्ट में यहाँ बॉटम में वाइट कलर का ऐसा एक पाउडर टाइप का आपको चीज़ मिलेगा, और ये वाइट पाउडर किसका रहेगा, तो AgCl का रहेगा, और वो सॉलिड है इसलिए वो बॉटम में रह जाएगा, बॉटम में रहेगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रेसिपिटेट। हमेशा प्रेसिपिटेट को ऐसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करना है, और जो मिक्सचर है सोडियम नाइट्रेट का वो अवेलेबल रहेगा। तो दिस इज द प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें ये वाइट कलर का पाउडर आ रहा है ना, दिस इज प्रेसिपिटेट, वाइट PPT। अलग अलग कलर के PPT आ सकते हैं, वाइट PPT आता है, ब्लैक PPT आता है, ग्रे PPT भी आता है, थोड़ा सा येलो PPT आता है। सिमिलरली बच्चों, अगर बेरियम सल्फेट का H2SO4 से इंटरेक्ट कराऊं, एक्वस मिक्सचर एक दूसरे से मिल रहे हैं, उससे मेरा बनता है बेरियम क्लोराइड था, ओके, बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड का H2SO4 से ये क्या जनरेट कर देगा, बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ में क्या रिलीज करेगा, HCl। ये जो बेरियम सल्फेट है ये अगेन क्या बनाता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, PPT। प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में हमने लिख दिया है PPT। सिमिलरली लाइम वाटर का रिएक्शन गैस CO2 से करा रहे हैं। इस बार देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड का रिएक्शन गैस उसमें से पास की जाती है, तो जैसे ही ऐसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की सस्पेंशन जनरेट हो जाता है, दूधिया कलर बोलते हैं इसको हम लोग। तो मिल्की सस्पेंशन जनरेट होगा और साथ ही साथ में आपका H2O रिलीज होगा। तो ये है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अलग अलग टाइप के प्रेसिपिटेट बनते हैं। कब बनते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन इंटरेक्ट करे या किसी एक्वस सॉल्यूशन से गैस आप पास करो। और ये काफ़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है, हर बार प्रेसिपिटेट बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, तो वो भी एक जानना जरूरी था। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम मूव करते हैं, द लास्ट रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट रिएक्शन है जो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये बहुत आसान रिएक्शन है। अब देखो, हमने एक एक रिएक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होती हैं उन सबको कवर किया है। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ गया है, तो हमने इसको 2 सेगमेंट में तोड़ेंगे, ठीक है, वीडियोस को, ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। चलो इसको कवर करते हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली क्लियर रहे। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लास्ट रिएक्शन कवर करते हैं। तो इसमें आप सबको हमेशा याद रखना है कि एक ऐसा रिएक्शन न्यूट्रलाइज करना है, दैट मीन्स एसिड और बेस का आपस में इंटरेक्शन करा देना है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट और वाटर। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ, एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराना है, हमें बेस के साथ। उससे हमें एक साइड क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर, H2O। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए NaMH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों है एक बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। और HCl का तो नाम सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये आपस में एक दूसरे से जैसे ही जुड़ेंगे तुरंत क्या मिलेगा, NaCl। NaCl का तो दूसरा नाम ही सॉल्ट है, प्लस यहाँ का H और यहाँ का OH दोनों आपस में जुड़ के क्या बना दिए, H2O, वाटर। तो देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये। बेस एंड एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस रिएक्शन वाज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम ऐसे ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, इस बार मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा और यहाँ से वाटर गैस रिलीज हो जाएगा, सॉरी वाटर एज अ लिक्विड रिलीज होगा। एज वेल एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन HCl से कर रहा हूँ, तुरंत मुझे क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। मैंने बताया था वाइन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शराब बनाने में।
तो ये सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड अपने आप में क्या है डियर स्टूडेंट, सॉल्ट। फिर यहाँ H, यहाँ से OH। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सॉल्ट और वाटर रिलीज हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको तो आप सोच ही पाए होंगे कि NaOH के रिएक्शन में एसिटिक एसिड के साथ करा रहा हूँ, दिस इज माई एसिटिक एसिड। तो एसिडिक एसिड से जैसे रिएक्ट करेगा आपको सोडियम एसीटेट का सॉल्ट मिलेगा, नाम क्या है इसका, सोडियम एसीटेट, प्लस वाटर गैस, सॉरी वाटर एज ए लिक्विड रिलीज्ड। तो ये थे हमारे टोटल केमिकल रिएक्शंस जो 2 वीडियोस में कवर हुए। अब हम रिसेंटली इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे और वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके NCERT बुक में भी अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस, हमें इनमें क्या करना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है। जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर उतना कॉन्सेप्ट अगर आपने कवर किया है जो 2 वीडियोस में हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। इनफैक्ट आपको उस क्वेश्चन में भी कुछ नई बातें पता रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 और O2 रिलीज़ हो रहा है गैस बन के। तो यहाँ एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 सिंपल एलिमेंट्स में या कंपाउंड में स्प्लिट कर रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इमीडिएटली दिमाग में आया ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मेरे डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अपने आप में किस नेचर की होती है, तो एंडोथर्मिक नेचर की होती है। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, जिंक ने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया और क्या बन गया, जिंक और सिल्वर मेटल बाहर। सिल्वर मेटल बाहर निकलना मतलब आप समझ रहे हैं कि जिंक मेटल ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और शायद मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ाया था तब आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो हम टेम्परेचर के टर्म्स में, उसके हीट के नेचर के टर्म्स में भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, एक्सोथर्मिक है वो, एक्सोथर्मिक इन नेचर। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, निकिल नाइट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो पहले निकिल के साथ नाइट्रेट था, अभी निकिल के साथ इसका OH है और सोडियम के साथ इसका नाइट्रेट है। तो इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया है, अपने आयंस को एक्सचेंज किया है। तो इस टाइप का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सारी बातें हमने पढ़ रखी हैं और मुझे लगता है कि मेरे सवाल का आंसर देने से पहले तुम लोग अपने दिमाग में उसको सॉल्व कर ले रहे हो। अब इसी को देख लो, जिंक है, HCl से इंटरेक्ट किया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। दैट मीन्स कि जिंक ने हाइड्रोजन जो कि लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस किया। तो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बच्चों अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ये किस नेचर का होने वाला है, एक्सोथर्मिक नेचर का। किस नेचर का होगा, एक्सोथर्मिक का। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो कब एंडोथर्मिक होगा, कब एक्सोथर्मिक होगा, ये बातें हमने बहुत डिटेल में सीखी हैं। अब यहाँ देख लीजिए, सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आती है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन होता है। हैलोजन का ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स। तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। तो अगेन दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी सोच पा रहे हैं ना, इजिली हमको हर टाइप के रिएक्शन को सॉल्व करना है, उतना खुद को डेवलप करना है, कैपेबल बनाना है। अब बच्चों यहाँ देखो, कॉपर का मान लीजिए बैलेंस करने के लिए 2Cu हो गया। ये कॉपर एक कंपाउंड था कॉपर ऑक्साइड का, वो स्प्लिट किया कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो स्प्लिट किया मतलब मैं समझ गया दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नेचर क्या होता है, बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है, दैट मीन्स एंडोथर्मिक। सो इजी। अगेन आप यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं।
दो डिफरेंट कंपाउंड इंटरैक्ट करके एक कंपाउंड बनाए। इस बार प्रोडक्ट कितने आए, एक आए कि दो? सारे केसेस में आप देख रहे हैं दो दो प्रोडक्ट आ रहा है, बट दिस टाइम फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट में एक आया, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी इजी। नेक्स्ट है हमारा KBr का BaI2 से कर रहे हैं। अभी देखिए K के साथ Br था, अब K के साथ I है। Ba के साथ आयोडीन था, अब Ba के साथ Br है। इसका मतलब कि दोनों ही मेटल ने, पोटेशियम और बेरियम ने, अपने अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट को, आयंस को एक्सचेंज कर दिया। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जिंक कार्बोनेट है, वो स्प्लिट कर दिया। एक बड़ा एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड जो भी है, वो दो सिंपल कंपाउंड में स्प्लिट कर रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? अगेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने बच्चों इनिशियली बिगिनिंग से पढ़ा है कि ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। All decomposition reactions are endothermic in nature. Now we can see हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट देते ही मैं तो समझ जाता हूं कि ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर नेचर पूछ दिया जाए, बॉन्ड आपस में आके जुड़ रहा है, तो बॉन्ड के जुड़ने से होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके। एंड द लास्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ HCl। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस, वीक बेस। HCl है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उससे अमोनियम क्लोराइड बन गया, मैंने पहले ही बताया आपको, ये सॉल्ट है और वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो केमिकल रिएक्शन क्या है, कितने टाइप की हैं, एक एक बात आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। रिलेटेड हमने क्वेश्चंस खूब सारे बनाए, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और खूब मेहनत कीजिए। मिल के मेहनत करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, अपने हर फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि हम पूरी क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब मिलते हैं बच्चों हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम रेडॉक्स के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, अब हम वो जानेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आने वाले क्लासेस के लिए।